आज की इस शांत, धीमी और सुकून देने वाली कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप दिन भर की थकान के बाद आराम से लेट चुके हैं या बिस्तर पर बैठकर नींद को बुला रहे हैं, तो बस आंखें हल्की रखें और मेरी आवाज़ के साथ बहते चलिए। यह कहानी किसी जल्दबाजी में नहीं कही जाएगी। यह कहानी वैसे कही जाएगी जैसे रात में कोई अपना बहुत धीमे स्वर में इतिहास सुना रहा हो। अगर आपको ऐसी लंबी, नींद लाने वाली ऐतिहासिक कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रात आपके पास एक नई कहानी पहुंचती रहे। अब गहरी सांस लीजिए और इतिहास की इस शांत यात्रा पर चलिए। यह कहानी है महाराणा प्रताप की। यह कहानी है सम्मान, जिद, मिट्टी और उस युद्ध की जिसे दुनिया हल्दी घाटी के नाम से जानती है। राजस्थान की धरती उस समय भी गर्म थी। दिन में सूरज तेज चलता था और रात में हवाएं पहाड़ों से उतरकर घाटियों में सन्नाटा भर देती थीं। मेवाड़ की पहाड़ियों के बीच बसा था एक जीवन जो सादा था पर आत्मसम्मान से भरा हुआ। उसी जीवन के केंद्र में थे महाराणा प्रताप, लंबे कद के, चौड़े कंधों वाले, आंखों में गहरी गंभीरता और मन में आजादी की आग। मेवाड़ के लोग उन्हें सिर्फ राजा नहीं मानते थे, वे उन्हें अपना अपना मानते थे। कोई उन्हें खेतों में देखता, कोई जंगल के रास्तों में और कोई पहाड़ी किलों की ऊंचाइयों पर। महाराणा प्रताप का जीवन राजमहलों की चमक से दूर था। वे सोने चांदी से ज्यादा अपनी धरती से जुड़े हुए थे। उधर दिल्ली में बैठा था अकबर। उसकी सल्तनत बहुत फैल चुकी थी। एक के बाद एक राज्य उसके अधीन आते जा रहे थे। बहुत से राजा समझौते कर चुके थे। कुछ ने रिश्ते बनाए, कुछ ने सिर झुका दिया। लेकिन मेवाड़ ऐसा नहीं था। महाराणा प्रताप ऐसा नहीं थे। अकबर ने कई बार संदेश भेजे। दूत आए, बोले, समझाया गया कि अगर मेवाड़ मुगल सल्तनत को मान ले तो शांति रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप हर बार शांत स्वर में एक ही बात कहते, मेवाड़ झुकना नहीं जानता। यह टकराव धीरे धीरे गहराता गया। पहाड़ियों के बीच तनाव फैलने लगा। गांवों में लोग बातें करने लगे। रात की आग के पास बैठकर बुजुर्ग फुसफुसाते, युद्ध आने वाला है। महाराणा प्रताप यह सब जानते थे। उन्हें यह भी पता था कि सामने वाली फौज बहुत बड़ी है, बहुत सुसज्जित है, लेकिन उन्हें अपने लोगों पर भरोसा था। भील सरदार, राजपूत योद्धा, घुड़सवार सब उनके साथ खड़े थे। उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी हमेशा उनके साथ रहता। नीले रंग की आंखें, तेज चाल और अपने स्वामी के इशारे पर जान देने को तैयार। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वह महाराणा प्रताप की लड़ाई का साथी था। दिन बीतते गए, मौसम बदलने लगा। हल्दी घाटी की घाटियां पीले पत्थरों से चमकती थीं। उन्हीं पत्थरों के कारण उस जगह का नाम पड़ा हल्दी घाटी। यहां की मिट्टी में हल्दी जैसा रंग था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। युद्ध से पहले की रात बहुत शांत थी। आग के चारों ओर बैठे योद्धा चुप थे। कोई हथियार साफ कर रहा था, कोई आसमान की ओर देख रहा था। महाराणा प्रताप सबके बीच घूम रहे थे। वे किसी को भाषण नहीं दे रहे थे, बस कंधे पर हाथ रखते, आंखों में देखते और आगे बढ़ जाते। इतना ही काफी था। उनके मन में डर नहीं था, पर जिम्मेदारी का भार था। उन्हें पता था कि यह युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, आत्मसम्मान का है। सुबह धीरे धीरे आई। पहाड़ियों के पीछे से सूरज निकला। हल्दी घाटी की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर मुगल फौज, दूसरी ओर मेवाड़ की सेना। हवा में धूल थी और दिलों में धड़कन। महाराणा प्रताप ने अपने कवच पहने। उनका भाला भारी था, लेकिन हाथ मजबूत थे। चेतक जमीन पर पैर पटक रहा था, जैसे उसे भी आने वाले क्षणों का एहसास हो। पहला हमला तेज था। तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े और घाटी में आवाजें गूंजने लगीं। महाराणा प्रताप सीधे दुश्मन की ओर बढ़े। वे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। युद्ध का शोर चारों तरफ फैल गया।
धूल इतनी थी कि कई बार सामने वाला साफ नहीं दिखता था, लेकिन महाराणा प्रताप की आंखें तेज थीं। वे हर बार पूरे मन से कर रहे थे। मुगल सेना संख्या में ज्यादा थी। धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा। मेवाड़ के योद्धा डटे रहे, लेकिन हालात कठिन होते जा रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच महाराणा प्रताप की नजर अकबर की ओर समझे जाने वाले हाथी पर पड़ी। उन्होंने चेतक को एड़ लगाई। चेतक हवा में उछला, जैसे वह समझ गया हो कि यह पल खास है। चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई। यह छलांग साधारण नहीं थी, इतिहास में दर्ज हो जाने वाली छलांग थी। लेकिन इसी दौरान चेतक घायल हो गया। उसका पैर बुरी तरह चोटिल हुआ। फिर भी चेतक रुका नहीं। उसने अपने स्वामी को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिश की। महाराणा प्रताप का मन भारी हो गया, लेकिन युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि यह लड़ाई आज पूरी तरह जीती नहीं जा सकती। महाराणा प्रताप ने पीछे हटने का कठिन फैसला लिया। यह हार नहीं थी, यह संघर्ष को आगे बढ़ाने का एक कदम था। वे पहाड़ियों की ओर बढ़े। चेतक आखिरी सांसों तक दौड़ता रहा। एक नाले के पास आकर वह गिर पड़ा। महाराणा प्रताप ने उत्तर कर उसे देखा। चेतक ने वहीं दम तोड़ दिया। वह पल बहुत शांत था। चारों ओर युद्ध का शोर पीछे छूट चुका था। सिर्फ हवा थी, पहाड़ थे और एक योद्धा अपने साथी के पास खड़ा था। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। महाराणा प्रताप का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। हल्दी घाटी सिर्फ एक युद्ध था, पूरी कहानी नहीं। पहाड़ियों की वह चढ़ाई आसान नहीं थी। रास्ता पत्थरों से भरा था, झाड़ियां पैरों में उलझती थीं और शरीर पर युद्ध की थकान साफ महसूस हो रही थी। महाराणा प्रताप हर कदम संभल कर रख रहे थे। उनके साथ कुछ गिने चुने साथी थे, वही लोग जो आखिरी क्षण तक उनके साथ डटे रहे थे। पीछे हल्दी घाटी की घाटी में युद्ध की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थीं, जैसे इतिहास खुद भी उस शोर को यादों में समेट रहा हो। चेतक की याद महाराणा प्रताप के मन में लगातार घूम रही थी। वह सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह उनके संघर्ष का हिस्सा था। पहाड़ियों की हवा ठंडी थी, लेकिन दिल के अंदर एक गर्म सी पीड़ा चल रही थी। फिर भी महाराणा प्रताप की चाल में कोई कमजोरी नहीं थी। वे जानते थे कि यह रुकने का समय नहीं है। रात उतरने लगी। आसमान पर तारे उभर आए। जंगल के बीच एक छोटी सी जगह चुनी गई, जहां सबने थोड़ी देर आराम किया। किसी ने आग नहीं जलाई। रोशनी का मतलब था खतरा। सब खामोश बैठे थे। कोई हथियार ठीक कर रहा था, कोई आंखें बंद करके सांसों को शांत कर रहा था। महाराणा प्रताप एक पत्थर पर बैठ गए। उनकी आंखें दूर अंधेरे में देख रही थीं। उन्हें पता था कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। मेवाड़ के किले, राजमहल सब पीछे छूट चुके थे। अब रास्ता जंगलों से होकर जाता था। अगले दिन सूरज निकला तो उसके साथ ही संघर्ष की एक नई शुरुआत भी हुई। महाराणा प्रताप अपने साथियों के साथ पहाड़ों और जंगलों में आगे बढ़ते गए। कभी ऊंची चढ़ाई, कभी संकरी पगडंडी। कई बार पानी तक आसानी से नहीं मिलता था। भोजन साधारण था, कभी फल, कभी जंगल में मिलने वाली जड़ें। दिन बीतते गए। खबरें धीरे धीरे जंगलों तक भी पहुंचने लगीं। मुगल फौज को लगा कि हल्दी घाटी के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप खत्म होने वालों में से नहीं थे। वे हर रात नए सिरे से योजना बनाते, हर सुबह नए इरादे के साथ उठते। भील सरदार उनके साथ जुड़े रहे। वे जंगलों को जानते थे, हर रास्ते से वाकिफ थे। उनके लिए यह जंगल घर जैसा था। उन्होंने महाराणा प्रताप को सिखाया कि कैसे कम साधनों में भी टिके रहा जा सकता है। यह जीवन कठिन था, लेकिन सच्चा था। मेवाड़ के आम लोग भी चुप नहीं बैठे थे। गांवों में आज भी महाराणा प्रताप का नाम आदर से लिया जाता था। लोग जानते थे कि उनका राजा कहीं जंगलों में है, पर हार नहीं माना है। कई बार चुपचाप लोग अनाज, खबरें और मदद पहुंचाने की कोशिश करते। इधर मुगल फौज लगातार खोज में लगी रही। पहाड़, जंगल,
घाटियां, सब जगह तलाश हुई, लेकिन महाराणा प्रताप हर बार बच निकलते। उनकी रणनीति सीधी नहीं थी। वे सामने से नहीं टकराते थे, बल्कि सही समय का इंतजार करते थे। रातों में वे तारों के नीचे बैठकर मेवाड़ की बातें करते, अपने बचपन की, किलों की, झीलों की। यह बातें सुनकर साथी भी हिम्मत पाते। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह यादों को बचाए रखने की लड़ाई थी। समय के साथ शरीर दुबला होने लगा, लेकिन मन और मजबूत हो गया। महाराणा प्रताप ने कभी विलासिता नहीं चाही। अब तो सादा जीवन ही उनकी ताकत बन गया था। एक दिन जंगल में खबर मिली कि मुगल फौज ने कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। यह सुनकर महाराणा प्रताप शांत रहे। उन्होंने साथियों की ओर देखा और बस इतना कहा कि हर कब्जा हमेशा के लिए नहीं होता। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे हमले शुरू किए। अचानक वार, फिर गायब हो जाना। मुगल फौज परेशान होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह राजा आखिर कहां से ताकत लाता है। जंगलों में मौसम बदलने लगा। बरसात आई, रास्ते और कठिन हो गए। कीचड़, फिसलन और ठंडी हवाएं। लेकिन यही मौसम मुगल फौज के लिए और मुश्किल था। भारी हथियार, भारी कवच, सब बोझ बन गए। महाराणा प्रताप ने इसी समय का फायदा उठाया। वे जानते थे कि यह लंबी लड़ाई है, जीत एक दिन में नहीं मिलती। रात के सन्नाटे में कई बार वे अकेले टहलते। उस अंधेरे में उन्हें चेतक की याद आती, अपने पिता की सीख याद आती कि राजा वही होता है जो झुकता नहीं। उनका जीवन अब एक चलता हुआ संघर्ष था। कोई स्थायी ठिकाना नहीं, कोई आराम नहीं। फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। यह शांति हार की नहीं थी, यह इंतजार की थी। कई साल इसी तरह बीतने वाले थे, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हल्दी घाटी के बाद की यह यात्रा महाराणा प्रताप को और ऊंचा उठाने वाली थी। जंगल की वह राह अब महाराणा प्रताप के लिए जानी पहचानी हो चुकी थी। हर मोड़, हर चट्टान, हर पेड़ जैसे उन्हें पहचानने लगा था। सुबह की हल्की रोशनी जब पत्तों के बीच से जमीन पर गिरती, तो वह रोशनी किसी महल की दीवारों से कम सुंदर नहीं लगती। जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया था। उनके साथ रहने वाले साथी भी अब इस जीवन के आदी हो चुके थे। कोई सुबह उठकर आसपास के इलाके पर नजर रखता, कोई पानी की व्यवस्था करता, तो कोई रास्तों के निशान मिटा देता, ताकि पीछा करने वाले भ्रमित रहें। यह सब बिना शोर, बिना आदेश के होता था। सब जानते थे कि क्या करना है। दिन में वे ज्यादा नहीं चलते थे, ज्यादातर सफर रात में होता। अंधेरा उनके लिए ढाल बन गया था। चांदनी रातों में पहाड़ों की परछाइयां लंबी हो जाती और उन्हीं परछाइयों के बीच महाराणा प्रताप आगे बढ़ते। कभी कभी रास्ते में ऐसे गांव आते जहां लोग आज भी उन्हें पहचान लेते। कोई खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन आंखों में आदर साफ दिखता। रात के अंधेरे में कोई अनाज रख जाता, कोई पानी का घड़ा छोड़ जाता। बिना बोले ही सब कुछ समझ लिया जाता। महाराणा प्रताप इन पलों में बहुत कम बोलते, बस सिर झुका देते। उनके लिए यह मदद सिर्फ भोजन नहीं थी, यह भरोसा था। यह याद दिलाने वाला था कि मेवाड़ आज भी उनके साथ है। इधर मुगल फौज का दबाव बना हुआ था। उन्हें बार बार खबर मिलती कि महाराणा प्रताप कहीं पास ही हैं, लेकिन हर बार वह हाथ से निकल जाते। जंगल उनके मित्र बन चुके थे, पहाड़ उनकी दीवारें बन गए थे। समय के साथ महाराणा प्रताप की रणनीति और गहरी होती गई। वे सीधी लड़ाई से बचते, लेकिन जब मौका मिलता तो चोट गहरी करते। छोटे काफिले, रसद ले जाने वाले रास्ते, सब निशाने पर रहते। हमला अचानक होता और खत्म भी उतनी ही जल्दी। इससे मुगल फौज थकने लगी। लंबे समय तक जंगलों में रहना आसान नहीं था। बीमारी, डर और अनजान रास्ते सब मिलकर उनका मनोबल कम कर रहे थे। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी, महाराणा प्रताप अपने साथियों के साथ एक गुफा में रुके। बाहर पानी की आवाज थी, अंदर आग की हल्की गर्माहट।
उस रात उन्होंने बहुत देर तक बातें की। कोई भविष्य की बात नहीं कर रहा था, सब बस वर्तमान को जी रहे थे। महाराणा प्रताप ने कहा कि यह जीवन उन्हें सिखा रहा है कि असली ताकत क्या होती है। सोने के सिंहासन पर बैठकर भी जो नहीं सीखा वह इन जंगलों में सीखा जा रहा है। उनके शब्द भारी नहीं थे लेकिन गहरे थे। साथियों ने चुपचाप सुना। बाहर बारिश और तेज हो गई। अगले दिन रास्ता और कठिन हो गया। पानी से भरे नाले, फिसलती चट्टानें। कई बार लगा कि आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन हर बार कोई ना कोई रास्ता निकल आता। महाराणा प्रताप को अपने पिता की बातें याद आती कि राजा वही होता है जो हालात से डरता नहीं। यह याद उन्हें आगे बढ़ाती। धीरे धीरे समय बदला। कुछ इलाकों में मुगल फौज की पकड़ ढीली पड़ने लगी। महाराणा प्रताप को यह संकेत समझ आ गया। उन्होंने अपने साथियों को तैयार किया। अब वक्त था कि सिर्फ बचा न जाए बल्कि वापस लिया जाए। छोटे छोटे किले, पहाड़ी चौकियां, एक एक करके मेवाड़ की जमीन फिर से सांस लेने लगी। यह आसान नहीं था लेकिन संभव था। लोगों का भरोसा लौटने लगा। इन दिनों महाराणा प्रताप ज्यादा शांत दिखाई देते, शायद इसलिए कि अब उन्हें रास्ता साफ दिखने लगा था। संघर्ष लंबा था लेकिन बेकार नहीं था। रातों में जब सब सो जाते वह आसमान की ओर देखते। तारों के बीच उन्हें मेवाड़ का भविष्य दिखाई देता। वह जानते थे कि शायद वे सब कुछ वापस न देख पाएं, लेकिन यह लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए है। एक दिन खबर आई कि कुछ पुराने किले फिर से उनके हाथ आ सकते हैं। यह खबर किसी जीत के शोर जैसी नहीं थी, यह एक धीमी मुस्कान जैसी थी। महाराणा प्रताप ने उसी रात आगे बढ़ने का फैसला किया। तैयारी चुपचाप हुई। कोई ढोल नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस कदमों की हल्की आवाज और दिलों में तेज धड़कन। यह सफर अब सिर्फ बचने का नहीं था, यह लौटने का सफर बनता जा रहा था। रात की वह चाल बहुत धीमी थी। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हर कदम ऐसे रखा जा रहा था जैसे धरती को जगाना न हो। महाराणा प्रताप सबसे आगे थे। उनके पीछे वही जाने पहचाने चेहरे, वही थकी हुई पर दृढ़ आंखें। अब यह केवल छिपने की यात्रा नहीं रही थी, अब यह वापस लेने की तैयारी थी। सुबह होने से पहले वे एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गए जहां से नीचे की घाटी साफ दिखाई देती थी। दूर कुछ मशालों की हल्की रोशनी दिख रही थी। यह संकेत था कि वहां मुगल चौकी मौजूद है। महाराणा प्रताप ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। कोई शब्द नहीं बोले गए, सब समझ गए। थोड़ी देर तक सिर्फ हवा की आवाज थी, फिर बहुत धीरे धीरे लोग अलग अलग दिशाओं में फैल गए। यह हमला अचानक था लेकिन बिना जल्दबाजी के। जब पहला वार हुआ तो पहाड़ों ने भी उसकी गूंज अपने अंदर समा ली। यह लड़ाई बड़ी नहीं थी लेकिन असर गहरा था। चौकी हाथ में आ गई। हथियार, रसद, सब कुछ मेवाड़ के लोगों के काम आने वाला था। यह एक छोटी जीत थी लेकिन लंबे संघर्ष में इसका महत्व बहुत बड़ा था। इस जीत के बाद आसपास के इलाकों में एक हल्की सी हलचल महसूस होने लगी। लोगों ने धीरे धीरे विश्वास करना शुरू किया कि महाराणा प्रताप सिर्फ जंगलों में भटक नहीं रहे बल्कि लौट रहे हैं। महाराणा प्रताप ने किसी को जश्न मनाने नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह रास्ते की शुरुआत है, मंजिल नहीं। उनकी आवाज में वही शांति थी, वही ठहराव। अगले कई महीनों तक यही क्रम चलता रहा। कभी हमला, कभी पीछे हटना, कभी जीत, कभी फिर से जंगलों में लौट जाना। लेकिन अब फर्क यह था कि डर की जगह समझ आ गई थी। सब जानते थे कि क्या करना है और कब करना है। जंगलों में जीवन अब भी कठिन था। कई बार खाना कम पड़ जाता, कई बार बारिश लगातार दिनों तक चलती रहती। शरीर थक जाता लेकिन मन थमता नहीं था। महाराणा प्रताप हर हाल में वही रहते, सादे, सीधे, बिना किसी शिकायत के। उनके साथ रहने वाले लोगों के लिए यह जीवन एक तपस्या जैसा हो गया था। हर सुबह उठना, हर रात सोने से पहले अगले दिन की तैयारी करना। कोई भविष्य की बातें नहीं करता था,
लेकिन सबके भीतर भविष्य की एक तस्वीर बन रही थी। इधर मुगल फौज अब पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उन्हें समझ आने लगा था कि यह लड़ाई हल्दी घाटी पर खत्म नहीं हुई थी। यह एक ऐसी आग थी जो दबने के बाद और धीमी लेकिन और गहरी जल रही थी। कुछ इलाकों में उन्होंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। भारी फौज को पहाड़ों में बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। यह वही मौका था जिसका इंतजार महाराणा प्रताप कर रहे थे। धीरे धीरे और किले मेवाड़ के पास आने लगे। हर किले के साथ इतिहास की एक परत वापस जुड़ती जाती। पत्थरों की दीवारें फिर से परिचित लगने लगीं। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी इन दीवारों पर भरोसा नहीं किया। उनका भरोसा लोगों पर था। गांवों में अब लोग खुलकर मदद करने लगे। डर कम हो रहा था। रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी लोग महाराणा प्रताप का नाम लेने लगे थे। इन दिनों महाराणा प्रताप अक्सर चुप रहते। वे बहुत कम बोलते, लेकिन जब बोलते तो बात सीधी होती। उन्हें पता था कि यह समय उत्साह में बहने का नहीं है। कई बार वे अकेले बैठकर दूर पहाड़ियों को देखते। उन पहाड़ियों में उन्हें अपना पूरा जीवन दिखता। बचपन, युवावस्था, युद्ध, जंगल और अब यह वापसी। उन्हें यह भी पता था कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे और कठिन समय आ सकता है। लेकिन अब डर नहीं था, सिर्फ धैर्य था। एक शाम खबर आई कि मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा फिर से आजाद हो चुका है। यह खबर किसी ढोल नगाड़े के साथ नहीं आई। ये बस एक आदमी की धीमी आवाज में आई, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। महाराणा प्रताप ने उस रात बहुत देर तक आसमान की ओर देखा। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे वर्षों पहले चमकते थे। समय बदल गया था, हालात बदल गए थे, लेकिन आसमान वही था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद यही स्थिरता है जो इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। मेवाड़ की धरती पर अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी। यह खामोशी डर की नहीं, इंतजार की थी। पहाड़ों के बीच बसे गांवों में सुबह की धूप फिर से लोगों के चेहरों पर भरोसा लेकर आने लगी थी। खेतों में काम करते हाथ अब आसमान की ओर कम और जमीन की ओर ज्यादा देखने लगे थे। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन बहुत मायने रखता था। महाराणा प्रताप अब भी जंगलों में ही रहते थे। उन्होंने कोई राजमहल नहीं चुना, कोई आराम का ठिकाना नहीं बनाया। उनके लिए यही जरूरी था कि संघर्ष की जड़ें जमीन में गहरी बनी रहें। वे जानते थे कि अगर आराम आ गया तो सावधानी चली जाएगी। हर दिन किसी न किसी गांव से कोई आदमी आता, कभी खबर लेकर, कभी बस हालचाल बताने। महाराणा प्रताप सबको ध्यान से सुनते। वे किसी की बात काटते नहीं थे। उनकी यही आदत लोगों को भरोसा देती थी कि उनका राजा आज भी वही है। इन दिनों उनका जीवन एक ही लय में चल रहा था। सुबह बहुत जल्दी उठना, आसपास के इलाके पर नजर डालना, साथियों से धीरे धीरे बात करना और फिर आगे की योजना बनाना। कोई जल्दबाजी नहीं थी, सब कुछ सोच समझकर। मुगल फौज अब कई जगहों से पीछे हट चुकी थी। पहाड़ों और जंगलों में टिके रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। भारी कवच और बड़ी टुकड़ियां अब बोझ लगने लगी थीं। यह वही हालात थे जिनका इंतजार महाराणा प्रताप ने सालों तक किया था, लेकिन उन्होंने कभी सीधा बड़ा हमला नहीं किया। उन्हें पता था कि एक गलत कदम सब कुछ उलट सकता है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना चुना। छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे लक्ष्य। मेवाड़ के पुराने किले अब फिर से सांस लेने लगे थे। दीवारों पर उग आई घास के बीच से इतिहास झांकने लगा था। इन किलों में प्रवेश करते समय महाराणा प्रताप का चेहरा शांत रहता। कोई उत्साह नहीं, कोई गर्व नहीं, बस एक गहरी समझ कि यह सब आसान नहीं आया। उनके साथ रहने वाले लोगों को अब जंगलों में डर नहीं लगता था। वे इस जीवन के आदी हो चुके थे। हर पेड़, हर चट्टान, हर रास्ता उनका साथी बन चुका था। कई बार रात को सब सो जाते, लेकिन महाराणा प्रताप जागते रहते। आग की हल्की रोशनी में बैठकर वे अपनी तलवार देखते। यह तलवार सिर्फ हथियार नहीं थी, यह उनके संकल्प की याद दिलाती थी।
उनके मन में कभी कभी यह ख्याल आता कि अगर वे भी बाकी राजाओं की तरह समझौता कर लेते तो जीवन कितना आसान होता। लेकिन यह ख्याल आते ही चला भी जाता। आसान जीवन उनके लिए नहीं था। मेवाड़ के लोग यह सब समझते थे, इसलिए जब भी मौका मिलता वे बिना बोले मदद करते। कोई अनाज छोड़ जाता, कोई खबर पहुंचा देता। यह रिश्ता शब्दों का नहीं था। समय आगे बढ़ता गया, मौसम बदले, साल बदले, लेकिन महाराणा प्रताप का जीवन एक ही दिशा में चलता रहा, आजादी की ओर। एक दिन खबर आई कि अब मुगल फौज का दबाव बहुत कम हो गया है। कई इलाकों में उनकी मौजूदगी नाम मात्र की रह गई है। यह खबर सुनकर भी महाराणा प्रताप ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने बस इतना कहा कि अभी सावधानी जरूरी है। उनकी यह आदत लोगों को कभी कभी अजीब लगती थी, लेकिन वही उन्हें सुरक्षित भी रखती थी। धीरे धीरे मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस आने लगा। खेतों में फिर से फसल उगने लगी, बाजारों में हल्की रौनक लौट आई। यह सब बिना किसी बड़े ऐलान के हो रहा था। महाराणा प्रताप जानते थे कि उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, यह लोगों के मन की भी थी, और वह लड़ाई अब जीत की ओर बढ़ रही थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, वे एक ऊंचे स्थान पर खड़े थे। नीचे फैली धरती को देखते हुए उनके चेहरे पर एक हल्की सी संतुष्टि थी। यह संतुष्टि जीत की नहीं थी, यह टिके रहने की थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शायद यही जीवन का अर्थ है, हार न मानना, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो। मेवाड़ की पहाड़ियों पर अब शामें कुछ अलग तरह से उतरने लगी थीं। हवा में वही पुरानी ठंडक थी, लेकिन लोगों की चाल में डर नहीं था। रास्तों पर चलने वाले कदम अब रुक रुक कर पीछे नहीं देखते थे। यह बदलाव धीरे आया था, जैसे नींद में कोई करवट बदलता है, बिना शोर के। महाराणा प्रताप अब पहले से ज्यादा शांत दिखाई देते थे। उनकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन बेचैनी कम हो गई थी। उन्हें पता था कि संघर्ष का सबसे कठिन हिस्सा शायद पीछे छूट चुका है। आगे का रास्ता भी आसान नहीं था, पर अब दिशा साफ थी। वे अब भी जंगलों में ही रहते थे। कई बार लोग आग्रह करते कि वे किसी सुरक्षित किले में आकर ठहरें, लेकिन महाराणा प्रताप हर बार मना कर देते। उनका कहना था कि जब तक आखिरी डर खत्म नहीं होता, तब तक आराम ठीक नहीं। उनके साथियों ने भी यही जीवन अपना लिया था। कोई शिकायत नहीं करता था। अगर कभी थकान ज्यादा हो जाती तो बस थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाते। यह चुप्पी भी अब बोझ नहीं लगती थी। इन दिनों मेवाड़ के कई पुराने रास्ते फिर से खुलने लगे थे। व्यापार धीरे धीरे लौट रहा था। बाजारों में आवाजें आने लगी थीं। यह सब देखकर महाराणा प्रताप को एक अजीब सी राहत मिलती, लेकिन वे इसे चेहरे पर नहीं आने देते। उन्हें अच्छे से पता था कि इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जीत पास आकर भी हाथ से फिसल जाती है। इसलिए वे हर दिन को आखिरी दिन मानकर ही जीते थे। रात को बैठकों में अब युद्ध की बातें कम और व्यवस्था की बातें ज्यादा होने लगी थीं। कौन सा इलाका किसके भरोसे छोड़ा जाए, कहाँ निगरानी जरूरी है, कहाँ लोगों को खुद संभालने दिया जाए, यह सब बिना लिखे, बिना आदेशों के तय होता था। महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वे लोगों पर भरोसा करते थे। वे जानते थे कि जब भरोसा दिया जाता है तो जिम्मेदारी अपने आप आ जाती है। कभी कभी वे अकेले चल पड़ते, बिना किसी को बताए, बस पास की पहाड़ी तक। वहां से नीचे फैली जमीन को देखते। इस देखने में कोई गर्व नहीं होता था। यह देखने जैसा होता था जैसे कोई किसान अपनी फसल को देखता है, चुपचाप, ध्यान से। उनके मन में कई बार यह ख्याल आता कि जीवन कितना बदल गया है। कभी घोड़े पर सवार होकर खुले मैदानों में घूमना, और अब पैदल पहाड़ियों पर चलना। लेकिन उन्हें इस बदलाव से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उनसे मिलने आया। उसने बस इतना कहा कि उसने अपने जीवन में कई राजा देखे हैं, लेकिन ऐसा राजा नहीं देखा जो अपने लोगों के साथ भूखा रहा हो। महाराणा प्रताप ने कुछ नहीं कहा, बस
सिर झुका लिया। ऐसे छोटे छोटे पल उनके लिए किसी जीत से कम नहीं थे। मुगल फौज अब लगभग दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी दूर से कोई खबर आती, लेकिन वह पहले जैसी भारी नहीं होती। यह साफ था कि मेवाड़ उनके लिए अब प्राथमिकता नहीं रहा। फिर भी महाराणा प्रताप ने डील नहीं दी। उन्होंने निगरानी बनाए रखी। हर रास्ता देखा जाता, हर खबर पर ध्यान दिया जाता। समय बीतता गया, मौसम बदले, कभी गर्मी, कभी सर्दी। शरीर ने सब सह लिया। अब शरीर की आदत हो चुकी थी। इन दिनों महाराणा प्रताप अक्सर अपने साथियों को सुनते। वे कम बोलते, ज्यादा सुनते। किसी को लगता कि यह राजा नहीं, कोई साधु बैठा है। लेकिन यही साधु जब उठता तो फैसले बहुत साफ होते। एक शाम उन्होंने कहा कि शायद जल्द ही वह समय आएगा जब लड़ाई तलवार से नहीं, धैर्य से लड़ी जाएगी। किसी ने सवाल नहीं किया। सब समझ गए। मेवाड़ अब धीरे धीरे खुद खड़ा हो रहा था। लोगों को किसी आदेश की जरूरत नहीं थी। वे जानते थे कि क्या करना है। महाराणा प्रताप ने उस रात बहुत देर तक आग के पास बैठकर लकड़ियों की आवाज सुनी। यह आवाज उन्हें शांत करती थी। इसमें उन्हें भविष्य की हल्की सी झलक दिखाई देती थी। उन्होंने मन ही मन तय किया कि चाहे इतिहास उन्हें क्या नाम दे, उनके लिए इतना काफी है कि मेवाड़ झुका नहीं। रात अब पहले जैसी लंबी नहीं लगती थी, शायद इसलिए कि मन में डर कम हो गया था। महाराणा प्रताप जब आग के पास बैठते तो लपटों की हल्की सी आवाज उन्हें नींद की ओर खींचती। लेकिन वे पूरी तरह सोते नहीं थे। आधी नींद में भी उनका मन मेवाड़ की तरफ जागता रहता। अब संघर्ष का स्वर बदल चुका था। तलवारों की आवाज कम और सांसों की आवाज ज्यादा सुनाई देने लगी थी। लोग जीने लगे थे। खेतों में हल चलने लगे थे। पानी के किनारे बच्चों की हल्की हंसी सुनाई देने लगी थी। यह सब बिना किसी ऐलान के हुआ, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। महाराणा प्रताप इस बदलाव को देख रहे थे। वे जानते थे कि यही असली जीत है। युद्ध जीतना एक दिन की बात हो सकती है, लेकिन लोगों का भरोसा जीतना सालों का काम होता है। वे अब भी अपने पुराने साथियों के साथ ही रहते थे। वही चेहरे, वही थकी हुई आंखें, लेकिन अब उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह चमक उम्मीद की थी। हर सुबह जब सूरज निकलता तो लगता जैसे वह सिर्फ दिन नहीं, बल्कि एक नया मौका लेकर आया है। कई बार महाराणा प्रताप को लगता कि अब उनका काम पूरा हो चुका है, लेकिन फिर वे खुद को रोक लेते। वे जानते थे कि जब तक आखिरी सांस है तब तक जिम्मेदारी है। उनकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। लंबे समय तक जंगलों में रहने का असर शरीर पर दिखने लगा था, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में किसी से बात नहीं की। अगर किसी ने पूछा भी तो वे बस मुस्कुरा देते। रातों में वे अक्सर अपने पिता की बातें याद करते। कैसे उन्होंने सिखाया था कि राजा का असली किला उसके लोगों का दिल होता है। महाराणा प्रताप को लगता कि शायद अब वह किला फिर से मजबूत हो रहा है। मेवाड़ के कई इलाकों में अब लोग खुद फैसले लेने लगे थे। उन्हें किसी डर की जरूरत नहीं थी। यह देखकर महाराणा प्रताप को एक अजीब सा सुकून मिलता। उन्होंने कभी सब कुछ अपने हाथ में रखने की कोशिश नहीं की। उन्हें भरोसा था कि अगर लोग मजबूत होंगे तो राज्य अपने आप मजबूत रहेगा। कभी कभी वे सोचते कि हल्दी घाटी का युद्ध अगर न हुआ होता तो शायद यह सब भी न होता। शायद वही युद्ध उनकी असली परीक्षा था। हार और जीत से परे वह युद्ध उन्हें वह बना गया जो वे आज थे। उनकी जिंदगी अब किसी राजा जैसी नहीं लगती थी। वह किसी साधारण आदमी जैसी हो गई थी। वही सादा खाना, वही खुले आसमान के नीचे सोना, वही लंबी चुप्पियां। लेकिन शायद यही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन खबर आई कि मेवाड़ में अब मुगल फौज का नाम भी लोग कम लेते हैं। यह खबर सुनकर महाराणा प्रताप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे जानते थे कि असली शांति तब होती है जब दुश्मन का नाम लेने की जरूरत भी न पड़े। वे अब ज्यादा समय चुप रहते थे, बोलने से ज्यादा सुनते थे। उनके साथी भी समझ गए थे कि अब शब्दों की जगह अनुभव बोल रहा है।
कभी कभी वे अपने हाथों को देखते। ये वही हाथ थे जिन्होंने तलवार भी उठाई थी और लकड़ी भी काटी थी। इन हाथों ने युद्ध भी देखा था और भूख भी। उन्हें इन हाथों पर गर्व था। एक शाम उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो टिक जाता है वही आगे बढ़ता है। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सबके मन में उतर गई। मेवाड़ की रातें अब डरावनी नहीं थीं, वे बस शांत थीं। पहाड़ियों से उतरती हवा अब सुकून देती थी। तारे वैसे ही चमकते थे जैसे हमेशा चमकते आए हैं। महाराणा प्रताप को लगता था कि शायद यही सही समय है, जब लड़ाई बाहर नहीं भीतर खत्म होती है, जब आदमी खुद से हारना बंद कर देता है। उनकी आंखें अब जल्दी बंद होने लगी थीं। शरीर थक चुका था, लेकिन मन शांत था। यह शांति किसी समझौते से नहीं आई थी, यह शांति संघर्ष से निकली थी। वे जानते थे कि उनका अंत भी इसी धरती पर होगा, किसी राजमहल में नहीं, बल्कि इसी खुले आसमान के नीचे। और उन्हें इससे कोई डर नहीं था। सुबह की हवा अब पहले से ठंडी लगने लगी थी। शायद मौसम बदल रहा था, या शायद शरीर बदलाव को ज्यादा महसूस करने लगा था। महाराणा प्रताप जब उठते तो कुछ पल ऐसे होते जब उन्हें अपने पैरों में भारीपन महसूस होता, लेकिन वे कभी उसे रुकने नहीं देते थे। धीरे धीरे चलना उन्हें स्वीकार था, रुक जाना नहीं। अब उनके आसपास का जीवन बहुत सादा हो गया था। कोई बड़ी तैयारी नहीं, कोई शोर नहीं। दिन निकलता, दिन ढलता, और बीच में जीवन अपने आप चलता रहता। यह वही जीवन था जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा था। मेवाड़ के कई हिस्सों में अब लोग खुद ही व्यवस्था संभालने लगे थे। खेतों की देखभाल, पानी की देखरेख, रास्तों की सुरक्षा, सब कुछ बिना किसी डर के हो रहा था। महाराणा प्रताप को यह देखकर लगता कि शायद अब उनकी मौजूदगी एक संकेत भर रह गई है, और यही सबसे बड़ी सफलता थी। वे कई बार दूर बैठकर यह सब देखते, बिना दखल दिए। उनके लिए यह जरूरी नहीं था कि हर काम उनके नाम से हो, उन्हें बस इतना चाहिए था कि काम हो। उनके साथी भी अब समझ चुके थे कि यह संघर्ष अपने अंतिम रूप में है। तलवारें अब कम निकाली जाती थीं, बातचीत ज्यादा होती थी, लेकिन यह बातचीत भी धीमी, सधी हुई और जरूरत भर की होती। शरीर अब पहले की तरह साथ नहीं देता था। कभी सांस थोड़ी भारी लगती, कभी नींद जल्दी आ जाती, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसे कमजोरी नहीं माना। उन्होंने इसे समय का स्वाभाविक बहाव माना। कभी कभी वे पुराने दिनों को याद करते, जब घोड़े पर सवार होकर खुले मैदानों में निकल जाना आम बात थी, जब शरीर थकान को महसूस नहीं करता था। लेकिन उन यादों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक हल्की मुस्कान थी। मेवाड़ की धरती अब फिर से जी रही थी। यह जीवन किसी एक आदमी की वजह से नहीं था। यह सब उन सालों की तपस्या का नतीजा था जो चुपचाप झेली गई थी। रातों में महाराणा प्रताप अब ज्यादा देर तक जाग नहीं पाते थे। आग के पास बैठते बैठते उनकी आंखें अपने आप बंद हो जातीं। सपनों में वे वही पहाड़ देखते, वही जंगल, वही रास्ते। कभी कभी चेतक भी दिखता, वैसे ही तेज और शांत। सुबह उठकर वे कुछ नहीं कहते, बस पानी पीते, थोड़ी देर आसमान देखते और फिर अपने दिन में लग जाते। यह दिन अब बहुत भारी नहीं होता था। एक दिन उन्होंने अपने पास बैठे लोगों से कहा कि जीवन में सबसे जरूरी चीज यही है कि आदमी अपने आप से न हारे। बाकी सब हार जीत उसी के बाद आती है। यह बात उन्होंने किसी सभा में नहीं कही, बस आग के पास बैठे बैठे, जैसे कोई आम आदमी अपनी बात कहता है। लोगों ने इस बात को सुना, समझा और चुपचाप अपने अंदर रख लिया। मेवाड़ अब लगभग अपने पैरों पर खड़ा था। बाहरी दबाव कम हो चुका था। लोग अब अपने फैसले खुद लेने लगे थे। महाराणा प्रताप को यह देखकर लगता कि शायद अब समय आ रहा है जब उन्हें धीरे धीरे पीछे हटना चाहिए। लेकिन पीछे हटना उनके लिए भागना नहीं था, यह रास्ता खाली करना था ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सकें। उनकी सेहत अब ज्यादा साफ तौर पर बदलने लगी थी।
चलना धीमा हो गया था, लेकिन मन उतना ही स्थिर था, शायद और भी ज्यादा। वे अब किसी लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहे थे, वे बस मौजूद थे, और यह मौजूदगी ही काफी थी। कई बार वे चुपचाप किसी पहाड़ी पर बैठ जाते और नीचे फैले मेवाड़ को देखते। इस देखने में कोई अधिकार नहीं था, यह देखने जैसा था जैसे कोई अपना घर दूर से देखता है, बिना कुछ कहे। उन्हें पता था कि उनका अंत भी इसी तरह शांत होगा, बिना शोर के, बिना किसी घोषणा के। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी। अभी कुछ पल बाकी थे, कुछ सांसें बाकी थीं। समय अब तेजी से नहीं चल रहा था, वह बस बह रहा था। महाराणा प्रताप को यह एहसास होने लगा था कि जीवन की गति अब बाहर की घटनाओं से तय नहीं होती, बल्कि अंदर की शांति से तय होती है। वे सुबह उठते, कुछ देर चुपचाप बैठते, और फिर दिन अपने आप आकार ले लेता। अब उनके आसपास बहुत कम लोग रहते थे, ज्यादातर काम स्थानीय लोग खुद संभालने लगे थे। उन्हें किसी निर्देश की जरूरत नहीं थी, वे जानते थे कि क्या करना है और कब करना है। महाराणा प्रताप के लिए यह सबसे बड़ी राहत थी। वे कई बार सोचते कि शायद यही असली जीत है, जब किसी को आपके सहारे की जरूरत न रहे, जब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। यह सोच उन्हें सुकून देती थी। उनका शरीर अब साफ संकेत देने लगा था कि सफर लंबा रहा है। कभी थकान जल्दी आ जाती, कभी सांसें भारी हो जाती, लेकिन मन में कोई बेचैनी नहीं थी। जो होना था वह हो चुका था। रातों में वे अब सपने कम देखते थे, ज्यादातर नींद गहरी होती थी, ऐसी नींद जिसमें कोई डर नहीं, कोई अधूरापन नहीं, बस एक ठहराव होता था। कभी कभी वे जागकर बाहर निकल आते, आसमान की ओर देखते। तारे आज भी वैसे ही थे जैसे बचपन में देखे थे। यह देखकर उन्हें लगता कि दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, कुछ चीजें हमेशा वैसी ही रहती हैं। मेवाड़ अब पूरी तरह सांस ले रहा था। खेतों में फसलें थीं, रास्तों पर आवाजाही थी, और लोगों के चेहरों पर डर नहीं था। यह सब देखकर महाराणा प्रताप का मन हल्का हो जाता। वे जानते थे कि इतिहास क्या लिखेगा, यह उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें इतना पता था कि उन्होंने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया है। अब वे ज्यादा बोलते नहीं थे। अगर कोई उनसे मिलने आता तो वे ध्यान से सुनते, जवाब कम देते। शायद अब शब्दों की जरूरत कम रह गई थी। कभी कोई पुराना साथी आता और बीते दिनों की बात करता। जंगल, भूख, रातें, डर, सब कुछ याद आता। महाराणा प्रताप बस सुनते रहते। इन यादों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक स्वीकार था। उन्हें कई बार लगता कि जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। जीत से ज्यादा हार ने सिखाया है, आराम से ज्यादा संघर्ष ने सिखाया है। एक दिन उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा कि इंसान को वही करना चाहिए जिसे वह सही समझे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। यह बात उन्होंने किसी सभा में नहीं कही, बस पास बैठे एक दो लोगों से कही। लेकिन यह बात वहीं रुक नहीं गई, यह धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। उनकी दिनचर्या अब बहुत छोटी हो गई थी। थोड़ा चलना, थोड़ा बैठना, थोड़ा देखना, लेकिन इन छोटे पलों में भी गहराई थी। वे अब किसी चीज को पकड़कर नहीं रखना चाहते थे, न सत्ता, न नाम, न पहचान। उन्हें बस इतना चाहिए था कि मेवाड़ सुरक्षित रहे। शामें अब जल्दी उतरने लगी थीं। सूरज पहाड़ियों के पीछे जल्दी छिप जाता। उस वक्त हवा में एक अजीब सी ठंडक होती। महाराणा प्रताप अक्सर उस समय अकेले बैठना पसंद करते। उन्हें पता था कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन यह एहसास डरावना नहीं था, यह बहुत सहज था। जैसे लंबा सफर तय करने के बाद कोई आदमी जानता है कि अब मंजिल पास है। वे कभी अपने अंत के बारे में नहीं बोलते थे, न किसी से सलाह, न कोई चिंता। शायद इसलिए कि उन्हें किसी अधूरे काम का बोझ नहीं था। मेवाड़ अब उनकी मौजूदगी के बिना भी चल सकता था, यह सोचकर उन्हें संतोष मिलता था। एक रात उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। उनके पास बैठे लोग भी चुप रहे।
उस चुप्पी में कोई खालीपन नहीं था। वह चुप्पी भरी हुई थी यादों से, संघर्ष से और सुकून से। रात की ठंड अब हड्डियों तक उतरने लगी थी। आग के पास बैठने पर भी शरीर पूरी तरह गर्म नहीं होता था। महाराणा प्रताप को यह सब महसूस होता था, लेकिन वे इसे किसी से कहते नहीं थे। उनके लिए यह शिकायत का समय नहीं था। जीवन ने जो दिया था उसे वैसे ही स्वीकार करना उन्होंने बहुत पहले सीख लिया था। अब उनके आसपास बहुत कम हलचल रहती थी। ज्यादातर लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। मेवाड़ अपने पैरों पर खड़ा था। यह देखकर महाराणा प्रताप को भीतर से एक गहरी तसल्ली मिलती थी। उन्हें लगता था कि शायद अब उनकी मौजूदगी बोझ नहीं, बल्कि एक शांत छाया भर रह गई है। सुबह उठकर वे अक्सर बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहते, सामने फैली धरती को देखते। इस देखने में कोई आदेश नहीं होता था, कोई योजना नहीं, बस देखना होता था। जैसे कोई लंबी किताब का आखिरी पन्ना पढ़ने से पहले थोड़ा रुक जाए। उनकी सांसें अब पहले जैसी गहरी नहीं रहीं। कभी कभी बीच में रुक जाती, फिर धीरे धीरे चलने लगती, लेकिन मन बिल्कुल स्थिर था। यह स्थिरता डर से नहीं, समझ से आई थी। कई बार पुराने साथी उनसे मिलने आते। वे हालचाल पूछते, थोड़ा बैठते, फिर चले जाते। बातचीत ज्यादा नहीं होती थी। अब शब्दों की जरूरत कम हो गई थी। सब कुछ आंखों और खामोशी में समझ लिया जाता था। महाराणा प्रताप जानते थे कि उनका जीवन किसी एक युद्ध से नहीं बना था। यह अनगिनत रातों, अनगिनत भूखे दिनों और अनगिनत चुप फैसलों से बना था। हल्दी घाटी सिर्फ एक पड़ाव था, पूरी यात्रा नहीं। वे अब भी उस युद्ध को याद करते थे, लेकिन उसमें कोई टीस नहीं थी। वह याद अब एक सीख बन चुकी थी। उन्हें लगता था कि अगर वह युद्ध न होता तो शायद यह जीवन भी न होता। मेवाड़ की हवा में अब डर नहीं था। लोग अपने बच्चों को खुले में खेलने देते थे। रास्तों पर रात में भी हल्की आवाजाही होने लगी थी। यह सब देखकर महाराणा प्रताप को लगता था कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। वे कई बार सोचते कि इतिहास शायद उन्हें किसी एक नाम से याद रखेगा, योद्धा, राजा, विद्रोही। लेकिन उनके लिए ये सब नाम बहुत छोटे थे। वे खुद को बस एक ऐसा इंसान मानते थे जिसने झुकने से मना कर दिया था। उनकी दिनचर्या अब बहुत सीमित हो चुकी थी। ज्यादा चलना संभव नहीं था, ज्यादा बोलना भी नहीं, लेकिन सुनना अब भी उतना ही गहरा था। वे हर छोटी बात को ध्यान से सुनते, जैसे उसमें भी कोई अर्थ छिपा हो। कभी कोई जवान आकर उनसे सलाह मांगता। महाराणा प्रताप लंबा जवाब नहीं देते, बस 2-3 वाक्य कहते, लेकिन उन वाक्यों में पूरा अनुभव छुपा होता। शामें अब बहुत शांत होती थीं। सूरज डूबने के बाद पहाड़ों पर एक अजीब सी नीली रोशनी फैल जाती। उस रोशनी में बैठकर महाराणा प्रताप अक्सर आंखें बंद कर लेते। यह नींद नहीं होती थी, यह बस एक ठहराव होता था। उन्हें अब किसी बात की जल्दी नहीं थी, न जीत की, न नाम की, न भविष्य की। सब कुछ जैसे अपनी जगह पर आ गया था। वे जानते थे कि शरीर अब ज्यादा दिन साथ नहीं देगा, लेकिन इस विचार में भी कोई डर नहीं था। यह बहुत स्वाभाविक लगता था, जैसे लंबी यात्रा के बाद आदमी जान ले कि अब विश्राम का समय पास है। कभी कभी वे अपने हाथों को देखते। वे हाथ जिन्होंने कभी तलवार पकड़ी थी अब आग के पास सिकुड़े रहते। यह बदलाव उन्हें बुरा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि हर चीज का अपना समय होता है। मेवाड़ अब सुरक्षित था, यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। बाकी सब अपने आप छोटा हो गया था। एक रात उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा कि इंसान अगर अपने मन से हार जाए तो बाकी सब जीत भी बेकार हो जाती है। यह बात उन्होंने किसी को समझाने के लिए नहीं कही थी, यह बस उनके भीतर से निकली थी। रात और गहरी हो गई। आग की लपटें धीमी पड़ने लगीं। आसमान पर तारे वैसे ही चमक रहे थे। महाराणा प्रताप ने उन्हें देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। यह बंद होना अभी अंत नहीं था,
ये बस एक लंबा विश्राम था। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि हवा की हल्की सी सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। आग लगभग बुझ चुकी थी, बस कुछ अंगारे बाकी थे जो धीमी धीमी लाल रोशनी दे रहे थे। महाराणा प्रताप वहीं बैठे थे, आंखें आधी बंद थीं, सांसें बहुत हल्की हो गई थीं। ये कोई अचानक आया हुआ पल नहीं था, यह वही पल था जिसकी ओर उनका पूरा जीवन धीरे धीरे बढ़ता आया था। आसपास कोई शोर नहीं था, न युद्ध का, न डर का, न जल्दबाजी का। सिर्फ एक गहरी शांति थी जो किसी लंबे संघर्ष के बाद ही आती है। महाराणा प्रताप के चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, वहां थकान भी नहीं थी, बस एक ठहराव था, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर आ गया हो। उनके मन में कोई बड़ी तस्वीर नहीं चल रही थी, न जीत की न हार की, बस छोटे छोटे दृश्य उभर रहे थे। बचपन में मेवाड़ की गलियां, पिता की आवाज, पहली बार तलवार पकड़ने का एहसास, और फिर जंगलों की लंबी रातें। यह सब किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि किसी स्वीकृति की तरह आ रहा था। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने कभी झुकने से मना किया था। उस मना करने की कीमत बहुत बड़ी थी। भूख, अकेलापन, लगातार डर और अनिश्चितता। लेकिन उस मना करने में ही उनका पूरा जीवन बस गया था। अगर वे झुक जाते तो शायद जीवन आसान होता, लेकिन वह जीवन उनका नहीं होता। उनकी सांसें और धीमी हो गईं। शरीर अब लगभग स्थिर था। आसपास बैठे लोगों को भी समझ आने लगा था कि यह समय अलग है। कोई रो नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, सब बस मौजूद थे। इस मौजूदगी में ही सम्मान था। मेवाड़ अब सुरक्षित था, यही सबसे बड़ी बात थी। लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और रातें डर के बिना कट रही थीं। महाराणा प्रताप को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उनके लिए यही जीत थी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। उन्हें यह जानने की जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना था और उसी पर चले थे। यही उनके लिए काफी था। धीरे धीरे उनकी सांसें और हल्की हो गईं, जैसे हवा में घुल रही हों। चेहरे पर एक हल्की सी शांति थी। यह शांति किसी थकान की नहीं थी, यह शांति संतोष की थी। आसमान पर तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हमेशा चमकते आए हैं। पहाड़ वैसे ही खड़े थे, जंगल वैसे ही सांस ले रहे थे। जीवन अपने पूरे विस्तार में चलता रहा, कहीं कुछ रुका नहीं। महाराणा प्रताप का जीवन भी कहीं रुका नहीं। वह बस एक रूप से दूसरे रूप में चला गया। संघर्ष से शांति में, शोर से मौन में। सुबह जब सूरज निकला तो मेवाड़ की धरती ने एक नई सुबह देखी। खेतों में हल चला, रास्तों पर कदम पड़े और जीवन आगे बढ़ गया। लेकिन उस सुबह की हवा में कुछ अलग था। उसमें एक कहानी घुली हुई थी। यह कहानी किसी जीत की नहीं थी, यह कहानी टिके रहने की थी। यह कहानी उस आदमी की थी जिसने हालात से समझौता नहीं किया, बल्कि उन्हें सहा, जिया और उनसे आगे बढ़ गया। महाराणा प्रताप अब शब्दों में नहीं थे, लेकिन उनकी चुप्पी में मेवाड़ की आवाज बस गई थी। हर पहाड़ी में, हर रास्ते में, हर उस फैसले में जहां झुकने के बजाय खड़े रहने की हिम्मत चाहिए। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह कहानी हर उस इंसान में आगे चलती है जो मुश्किल रास्ता चुनने की हिम्मत रखता है। लेकिन इस रात, इस आग के बुझते हुए अंगारों के साथ महाराणा प्रताप की जीवन यात्रा अपने शांत अंत तक पहुंचती है। अब कोई युद्ध नहीं है, कोई भागना नहीं है, कोई योजना नहीं है, बस शांति है। और उसी शांति में यह कहानी धीरे धीरे सो जाती है। तो ये थी हमारी पिछली कहानी। उम्मीद है इसने आपको थोड़ा सुकून दिया होगा। अब वक्त है एक नई कहानी का, थोड़ी शांत, थोड़ी हिस्टोरिकल, जो धीरे धीरे आपको नींद की मीठी दुनिया में ले जाएगी। तो आंखें बंद कीजिए और चलिए शुरू करते हैं अगली कहानी। यह कहानी आपको किसी तेज मोड़ पर नहीं ले जाएगी, बल्कि धीरे धीरे दिखती हुई तस्वीरों की तरह आपको एक बहुत पुरानी दुनिया में ले जाएगी। अगर आपको ऐसी लंबी, शांत और नींद लाने वाली ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बस सुनते रहिए। आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, तब सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। इस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता। सुबह का समय होता, सूरज धीरे धीरे नदी के पानी पर चमकता और शहर की सीधी सुथरी सड़कों पर लोग अपने काम पर निकलते। यहाँ रहने वाले लोग पत्थर और कच्ची ईंटों से नहीं बल्कि पकी हुई ईंटों से घर बनाते थे। घरों की दीवारें मजबूत थीं, छतें सपाट थीं और हर घर में पानी की व्यवस्था थी। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। मोहन नाम का एक कुम्हार हर सुबह अपने आंगन में बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाता। उसके हाथों की चाल धीमी होती, जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी न हो। पास ही रहने वाली सरस्वती घर के बाहर बने नाले में पानी बहते देखती, जो बिना बदबू बिना गंदगी सीधे शहर से बाहर चला जाता। यहाँ नालियां ढकी हुई थीं। ये बात आज भी लोगों को हैरान कर देती है। रात को जब हवा ठंडी हो जाती तो शहर के बड़े स्नानागार के पास लोग चुपचाप बैठते। पानी में उतरने से पहले एक तरह की शांति छा जाती। यह जगह सिर्फ नहाने की नहीं थी, यहाँ लोग खुद को मन से भी साफ करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा जैसे शहर आपस में जुड़े हुए थे। व्यापार होता था, अनाज, कपड़ा, मनके, सब कुछ तय नाप तौल से। यहाँ के लोग किसी राजा की मूर्ति नहीं छोड़ गए, कोई बड़ा महल नहीं मिला, कोई युद्ध का मैदान नहीं दिखा। सब कुछ शांत, संतुलित और व्यवस्थित था। लेकिन हर शांत कहानी में एक सवाल छिपा होता है। इतनी बड़ी, इतनी समझदार सभ्यता अचानक कहाँ चली गई? रात के सन्नाटे में यह सवाल और गहरा हो जाता है। धीरे धीरे शहर की सड़कों पर लोगों की आवाज कम होने लगी। मोहन ने महसूस किया कि मिट्टी अब वैसी नहीं रही, बर्तन जल्दी टूटने लगे। सरस्वती ने देखा कि नालियों में पानी अब पहले जैसा साफ नहीं बहता। किसी ने अचानक शहर छोड़ा तो किसी ने धीरे धीरे। कोई आग नहीं लगी, कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, फिर भी शहर खाली होने लगे। सिंधु नदी जो कभी जीवन देती थी, कभी कभी बेकाबू हो जाती। बाढ़ आती और खेत बह जाते। फिर लंबे समय तक पानी कम हो जाता, जमीन सूखने लगती। लोगों ने सोचा शायद यह कुछ समय की बात है, नदी फिर ठीक हो जाएगी। लेकिन मौसम बदल रहा था, बारिश का तरीका बदल गया। हवा में वही नमी नहीं रही, फसलें कम होने लगीं। शहर जो कभी लाखों लोगों का घर था, अब धीरे धीरे खामोश होने लगा। रात में जब चांद निकलता तो खाली गलियों में सिर्फ हवा चलती। बंद घरों के दरवाजे हल्की आवाज करते, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। कुछ लोग पूर्व की तरफ चले गए, कुछ दक्षिण की ओर। उन्होंने अपने साथ ना तो सोना लिया, ना बड़ी मूर्तियां, सिर्फ जीने की उम्मीद लेकर चले। आज हजारों साल बाद जब खुदाई होती है तो हमें ईंटें मिलती हैं, नालियां मिलती हैं, मनके मिलते हैं, लेकिन लोगों की आवाज नहीं मिलती। उनकी भाषा आज भी समझ में नहीं आती, उनकी लिपि अब भी चुप है। हड़प्पा सभ्यता लड़ी नहीं, टूटी नहीं, बस धीरे धीरे खामोशी में चली गई, जैसे कोई नींद में डूबता चला जाए। और यहीं इस खामोश रात में यह पहला हिस्सा यहीं थमता है। हवा अब भी चल रही है, नदी अब भी बह रही है और सवाल अब भी वही है, इतनी महान सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? रात और गहरी हो चुकी है। अगर आपकी आंखें भारी होने लगी हैं तो उन्हें बंद रहने दीजिए, कहानी खुद रास्ता बनाती जाएगी। हड़प्पा के शहर अब पहले जैसे नहीं रहे थे। सुबह की धूप अब भी निकलती थी, लेकिन उसे देखने वाले कम हो गए थे। मोहन अपने आंगन में बैठा था, चाक घूम रहा था, लेकिन हाथों में वो पुराना भरोसा नहीं था। मिट्टी सूखी थी, उसमें वो नमी नहीं रही जो पहले अपने आप आ जाती थी। सरस्वती हर दिन कुएं से पानी निकालती, लेकिन रस्सी अब पहले से ज्यादा लंबी लगने लगी थी। पानी नीचे चला गया था। हर बाल्टी के साथ उसकी सांस थोड़ी भारी हो जाती। शहर के बीच बने बड़े स्नानागार में अब लोग कम आते थे। जहां कभी शाम को हल्की बातें और हंसी सुनाई देती थी, अब वहां पानी की सतह भी ज्यादा देर शांत नहीं रहती। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि मौसम बदल रहा है, हवा की दिशा अलग हो गई है, बारिश अब समय पर नहीं आती। पहले बारिश धीरे धीरे होती थी, मिट्टी उसे सोख लेती थी। अब कभी बहुत तेज होती तो कभी बिल्कुल नहीं। खेतों में दरारें पड़ने लगीं। मोहन के पड़ोसी एक रात चुपचाप चले गए। उन्होंने किसी को बताया नहीं। सुबह सिर्फ उनका खाली घर रह गया। दरवाजा खुला था, अंदर कुछ टूटे बर्तन पड़े थे।
जैसे जल्दी में छोड़े गए हों। शहर में ऐसे खाली घर अब आम होने लगे। कुछ लोग कहते शायद उत्तर की तरफ हालात बेहतर हैं, वहाँ नदी अब भी ठीक है। कुछ कहते दक्षिण में नए गांव बस रहे हैं। कोई भी युद्ध की बात नहीं करता था, कोई डर से नहीं भाग रहा था। यह पलायन धीमा था, शांत था, जैसे कोई बहुत पुराना घर छोड़ते समय दीवारों को आखिरी बार हाथ से छू ले। सरस्वती ने भी एक शाम अपने घर की दीवार को देखा, वही दीवार जहां उसने अपने बच्चों की लंबाई निशान से मापी थी। वह निशान अब भी था, लेकिन बच्चे अब शहर में नहीं थे। वे पहले ही दूसरे गांव चले गए थे। शहर के बाजार जहां कभी तौल और नाप बहुत सख्ती से होता था, अब वहां कुछ दुकानें ही खुलती थीं। मन के बनाने वाले कम हो गए, मुद्राएं अब कम चलन में थीं। व्यापार के रास्ते धीरे धीरे सूने होने लगे। जो लोग बचे थे वे उम्मीद में थे कि यह बस एक बुरा समय है, सब फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन समय चुप था। कई साल बीते, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में बदल गई। जो बच्चे हड़प्पा में पैदा हुए थे वे जवान होकर कहीं और बस गए। वे शहर जहां पले बढ़े थे अब सिर्फ कहानियों में रह गए। रात के समय खाली गलियों में हवा जब चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई धीमे कदमों से चल रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। न तो आग के निशान, न टूटी दीवारें, न हथियार, बस धीरे धीरे खालीपन। हजारों साल बाद जब जमीन खोदी जाती है तो हमें उनकी जिंदगी के निशान मिलते हैं। सीधी सड़कें, साफ नालियां, मजबूत ईंटें, लेकिन कहीं कोई हड़बड़ी नहीं दिखती। यह पतन किसी एक दिन में नहीं हुआ, यह एक लंबी नींद थी जिसमें सभ्यता धीरे धीरे डूबती चली गई। जैसे रात में दीपक की लौ धीरे धीरे छोटी होती जाती है। लोगों ने नई जगहों पर नई जिंदगी शुरू की। उनके साथ हड़प्पा की यादें भी गईं। उनकी भाषा शायद बदल गई, उनके रीति रिवाज शायद घुल गए नई संस्कृतियों में, लेकिन हड़प्पा खुद पीछे रह गया, खामोश, शांत, सोया हुआ। और आज जब हम इस कहानी को रात में सुनते हैं तो लगता है जैसे वह सभ्यता हमसे कह रही हो, हम मिटे नहीं, बस बदल गए। रात अब और शांत हो गई है। अगर आपकी सांसें धीमी हो रही हैं तो उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। यह कहानी तेज नहीं होगी, ये बस बहती रहेगी। हड़प्पा अब सिर्फ एक शहर नहीं था, वह एक याद बन चुका था। जो लोग वहां से चले गए थे वे अपने साथ ईंटें नहीं ले गए, सड़कें नहीं ले गए, बस कुछ आदतें ले गए। नई जगहों पर उन्होंने फिर से घर बनाए, लेकिन इस बार घर थोड़े अलग थे। अब हर घर में वैसी पक्की नालियां नहीं थीं। अब शहर वैसे सीधे नहीं थे, सब कुछ थोड़ा बिखरा हुआ था। मोहन का बेटा अब जवान हो चुका था। उसने हड़प्पा कभी पूरी तरह देखा भी नहीं था। उसके लिए हड़प्पा एक कहानी था जो पिता रात को सोने से पहले धीमे स्वर में सुनाते। वे कहते वहां सड़कें सीधी होती थीं और पानी खुद रास्ता ढूंढ लेता था। बेटा सुनता, लेकिन उसके लिए यह सब थोड़ा अजीब था, क्योंकि उसकी दुनिया अब वैसी नहीं थी। समय के साथ हड़प्पा की बातें कम होती गईं। नई परेशानियां, नई ज़रूरतें सामने आ गईं। नदी अब नई राहों में बहने लगी थी। कुछ जगहों पर वह दूर चली गई, कुछ जगहों पर उसने नई ज़मीन बनाई। जिन खेतों पर कभी अनाज उगता था वे अब सूखे मैदान बन चुके थे। कुछ विद्वान आज कहते हैं कि यह सब मौसम के बदलने की वजह से हुआ। बारिश का तरीका बदल गया, हवा की चाल बदल गई। मौसम जिस पर इंसान पूरा भरोसा करता है उसी ने धीरे धीरे मुंह मोड़ लिया। लेकिन उस समय किसी के पास यह शब्द नहीं थे, मौसम परिवर्तन। लोग बस इतना जानते थे कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी धरती हिलती थी, हल्के झटके आते थे, दीवारों में छोटी दरारें पड़ जाती। लोग उन्हें चुपचाप भर देते। वे सोचते यह भी गुजर जाएगा, लेकिन कुछ बदलाव भरने से नहीं भरते। शहर के किनारे कुछ मंदिर जैसे ढांचे थे जहां लोग चुपचाप बैठते। वे किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकते थे, बस आंखें बंद करके पानी की आवाज सुनते थे। अब वहां कोई नहीं आता, सिर्फ हवा ईंटों से टकराती और एक धीमी सी आवाज करती। सदियों बाद जब जमीन के नीचे इन शहरों को फिर से देखा गया तो सब हैरान रह गए।
इतनी समझदार व्यवस्था, इतनी साफ योजना, फिर भी अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे खत्म। यह पतन तलवार से नहीं हुआ, यह आग से नहीं हुआ, यह किसी राजा की हार से नहीं हुआ। यह एक लंबी थकान थी। सभ्यता थक गई थी। खुद को संभालते संभालते हर बाढ़ के बाद फिर से बनाना, हर सूखे के बाद फिर से उगाना। एक समय के बाद लोगों ने नई शुरुआत करना आसान समझा। वे लड़ना नहीं चाहते थे, वे बस शांति चाहते थे। इसलिए वे चले गए। हड़प्पा पीछे रह गया। आज भी जब खुदाई में एक खिलौना मिलता है या किसी बच्चे का मन का, तो लगता है जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। उस खिलौने को कभी किसी बच्चे ने हाथ में पकड़ा होगा, हंसा होगा, दौड़ा होगा और फिर एक दिन शहर छोड़ दिया होगा। इतिहास अक्सर युद्धों को याद रखता है, लेकिन हड़प्पा हमें शांति का अंत सिखाता है। एक ऐसा अंत जिसमें चीख नहीं होती, बस खामोशी होती है। रात अब और गहरी हो चुकी है। आसपास की आवाजें कम हो गई हैं। अगर कहीं दूर कोई पंखा चल रहा है या बाहर से हल्की हवा की आवाज आ रही है तो उसे कहानी का हिस्सा मान लीजिए। हड़प्पा अब जमीन के नीचे सो चुका था, लेकिन उसकी याद लोगों के भीतर धीरे धीरे बदलते रूप में जिंदा थी। जो लोग वहां से निकले थे उन्होंने नए इलाकों में छोटे छोटे गांव बसाए। ये गांव अब बड़े शहर जैसे नहीं थे। यहाँ सब कुछ धीमा था, सरल था। मोहन अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखें पहले जैसी तेज नहीं रहीं, लेकिन यादें अब भी साफ थीं। रात को जब आग के पास बैठता तो अपने बेटे और पोते को हड़प्पा की बातें सुनाता। वह कहता वहां पानी कभी रुकता नहीं था, हर चीज की जगह तय थी। बच्चे सुनते, लेकिन उनके लिए यह सब किसी और दुनिया की बात थी। उनकी दुनिया में अब मौसम भरोसेमंद नहीं था। कभी अचानक बारिश, कभी लंबे सूखे दिन। खेती अब पूरी तरह से किस्मत पर टिकी थी। कुछ साल अच्छे जाते तो लोग सोचते अब सब ठीक हो गया। फिर अचानक एक बुरा साल आ जाता। धीरे धीरे लोगों ने बड़ी योजनाएं बनाना छोड़ दिया। वे बस आज का दिन ठीक से काटना चाहते थे। यही फर्क था। हड़प्पा में लोग आने वाले समय के लिए शहर बनाते थे, अब लोग सिर्फ अगले मौसम तक सोचते थे। समय किसी को नहीं रोकता। पीढ़ियां बदलती रहीं। जो बच्चे हड़प्पा के बाद पैदा हुए उन्हें उस सभ्यता का नाम तक ठीक से नहीं पता था। वे सिर्फ इतना जानते थे कि कभी यहाँ बहुत बड़े शहर थे। जैसे आज हम किसी पुराने किले को देखकर सोचते हैं। धरती के नीचे हड़प्पा धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा था। ईंटों के बीच घास उगाई, नालियों में मिट्टी भर गई, लेकिन व्यवस्था के निशान अब भी मौजूद थे। सदियों बाद जब लोग इन जगहों को फिर से देखने आए तो वे चुप हो गए। इतनी पुरानी सभ्यता, फिर भी इतनी समझदारी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बिखराव नहीं, जैसे किसी ने शहर को सलीके से सुला दिया हो। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियों ने रास्ता बदला, कुछ कहते हैं कि बारिश का ढंग बदल गया, कुछ लोग भूकंप की बात करते हैं, कुछ लंबे सूखे की। शायद इन सब का थोड़ा थोड़ा असर था, लेकिन असली वजह शायद एक ही थी, लगातार बदलती जिंदगी। जब हर साल नया संकट आता है तो इंसान लड़ने से ज्यादा हट जाना पसंद करता है। हड़प्पा के लोग युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने नई जमीन खोजी। इसमें हार नहीं थी, बस समझदारी थी। रात के इस समय जब हम यह सुनते हैं तो लगता है कि यह कहानी हमसे भी कुछ कह रही है। सभ्यताएं तब नहीं गिरती जब वे कमजोर होती हैं, वे तब बदलती हैं जब हालात उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। हड़प्पा टूटा नहीं, वह घुल गया। नई जगहों पर, नई आदतों में, नई कहानियों में। आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं उसकी झलक मिल जाती है। सीधी सड़कें, पानी की समझ, साफ रहने की आदत, ये सब कहीं दूर से हम तक पहुंची हैं। रात अब बिल्कुल स्थिर लगने लगी है। अगर आपकी सांसें गिनती में आ गई हैं तो उन्हें गिनने दीजिए। ये कहानी अब भी उसी धीमी चाल से चलेगी। समय बीतता रहा। हड़प्पा जमीन के नीचे और गहराई में चला गया, लेकिन उसके छोड़े हुए असर धरती के ऊपर धीरे धीरे फैलते रहे। जो लोग नई जगहों पर बसे थे उनकी जिंदगी अब छोटे दायरों में सिमट गई थी। वे बड़े शहरों की बातें
अब कम करते थे। मोहन अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी साफ नहीं थी, लेकिन जब वह हड़प्पा का जिक्र करता तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। वह अपने पोते से कहता, हमने कभी पानी को बेकार नहीं बहने दिया। पोता सुनता, लेकिन उसकी दुनिया में पानी कभी बहुत होता तो कभी बिल्कुल नहीं। नए गांवों में लोगों ने कुएं खोदे, कुछ कुएं जल्दी सूख गए, कुछ ने सालों तक साथ दिया। लोग अब नदी पर पूरा भरोसा नहीं करते थे। वे समझ चुके थे कि नदी भी अपना मन बदल सकती है। खेती का तरीका बदला, लोगों ने कम पानी वाली फसलें उगानी शुरू की। यह बदलाव धीरे था लेकिन ज़रूरी था। कभी कभी पुराने लोग आपस में बैठकर हड़प्पा की तुलना नई जिंदगी से करते। वे कहते, पहले हम आने वाले 10 साल सोचते थे, अब अगले महीने का इंतज़ाम करते हैं। इस फर्क को वे चुपचाप महसूस करते। समय के साथ पुरानी आदतें नई आदतों में मिलती चली गईं। हड़प्पा की लिखावट कभी पढ़ी नहीं जा सकी। उसके निशान पत्थरों पर आज भी हैं। शायद उनमें उन लोगों की बातें लिखी हों, शायद उनका डर, उनकी उम्मीद। लेकिन वह सब अब खामोश है। जो खामोशी हम रात में सुनते हैं, वही खामोशी हड़प्पा की भी थी। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि यह सभ्यता इतनी संगठित थी कि वह बदलाव झेल नहीं पाई, लेकिन कुछ कहते हैं वह इतनी समझदार थी कि उसने टकराव से बचना चुना। शायद दोनों ही बातें थोड़ी थोड़ी सही हैं। जब मौसम लगातार धोखा दे, जब ज़मीन हर साल कम दे, तो सबसे शांत लोग भी सोच बदल लेते हैं। हड़प्पा के लोगों ने नए रास्ते चुने। उन्होंने पुराने शहर को ढाया नहीं, उन्होंने बस उसे छोड़ दिया। आज भी जब खुदाई में कोई घर मिलता है तो उसमें सब कुछ ठीक से रखा हुआ लगता है, जैसे कोई कल लौट आएगा। बर्तन अलमारी में, ऑस्टर कोने में, ये कोई भगदड़ नहीं थी। यह एक धीमी विदाई थी। रात के इस समय जब हम यह सोचते हैं तो नींद और गहरी हो जाती है। इतिहास हमेशा शोर नहीं करता। कुछ कहानियां धीमी आवाज में कहती हैं, सब कुछ हमेशा के लिए नहीं होता। हड़प्पा हमें यही सिखाता है। सभ्यता कभी अचानक खत्म नहीं होती, वह धीरे धीरे रूप बदलती है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वह भी कभी किसी और के लिए इतिहास बन जाएगी। और शायद हजारों साल बाद कोई हमारे शहरों को देखकर यही सवाल पूछेगा। रात अब और भी शांत हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि शब्द दूर से आ रहे हैं तो वही सही है। यह कहानी अब धीमी हवा की तरह चल रही है। मोहन अब बहुत कम बोलता था। वह ज्यादातर समय आग के पास बैठा रहता और लपटों को देखता रहता। लपटें ऊपर उठती, फिर अपने आप शांत हो जाती। उसे लगता जैसे हड़प्पा की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। एक समय तेज और उजली, फिर धीरे धीरे शांत। उसके पोते अब बड़े हो चुके थे। वे अपने काम में लगे रहते। उनके लिए हड़प्पा अब एक पुरानी बात थी, जैसे किसी और की कहानी। लेकिन मोहन के लिए वह उसकी सांसों में बसा था। वह कभी कभी सोचता था, अगर हम रुक जाते, अगर हम टिके रहते तो क्या होता। फिर वह खुद ही जवाब देता, शायद तब हम खुद को खो देते, क्योंकि ज़मीन अब वैसी नहीं थी, पानी अब वैसा नहीं था, और इंसान हर हालात में एक जैसा नहीं रह सकता। नए गांवों में अब छोटे बाजार बनने लगे थे। लोग आपस में चीज़ें बदलते थे। कोई बड़ी योजना नहीं, कोई दूर का सपना नहीं, बस आज की ज़रूरत। रात को जब लोग थक कर सो जाते तो बाहर आसमान वैसा ही रहता जैसा हड़प्पा के समय था। तारे उतने ही चमकदार, चांद उतना ही शांत। आसमान कभी नहीं बदला। धरती बदली, नदियां बदली, लोग बदले। हड़प्पा के शहर अब पूरी तरह मिट्टी में मिल चुके थे। ऊपर से देखने पर कुछ भी खास नहीं दिखता, लेकिन नीचे एक पूरी दुनिया सो रही थी। जब पहली बार लोगों ने इन जगहों को फिर से खोदना शुरू किया तो उन्हें धीरे धीरे सब समझ आने लगा। ये कोई तबाही नहीं थी, ये कोई हार नहीं थी, यह एक लंबा बदलाव था। ईंटों का आकार, सड़कों की दिशा, नालियों का ढंग, सब कुछ सोच समझकर बनाया गया था। इतनी समझदार सभ्यता अगर चाहती तो लड़ सकती थी, लेकिन उसने लड़ने से ज्यादा चलना चुना। कुछ विद्वान आज कहते हैं
कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ कहते हैं कि यही इसकी कमजोरी। लेकिन रात के इस समय इन बहसों का कोई मतलब नहीं। हडप्पा अब भी शांत है। वह कुछ साबित नहीं करना चाहता। वह बस याद दिलाना चाहता है कि हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो आज मजबूत दिखता है वह कल बदल सकता है, और जो आज खामोश है वह कभी बहुत जीवित था। मोहन की सांसें अब हल्की हो गई थीं। एक रात वह आग के पास बैठे बैठे सो गया। सुबह वह नहीं उठा। लोगों ने उसे शांत मन से विदा किया। उसके साथ हड़प्पा की आखिरी सीधी याद भी चली गई। अब कहानी पूरी तरह निशानों में रह गई थी। ईंटों में, औजारों में, खिलौनों में और उन सवालों में जो आज भी पूछे जाते हैं। रात में जब आप यह कहानी सुनते हैं तो शायद आपको भी अपनी दुनिया थोड़ी अलग लगने लगती है। शायद आप भी सोचते हैं, क्या हम किसी बदलाव के बीच हैं? हडप्पा हमें डराने नहीं आया, वह हमें धीरे से जगाने आया है। यह कहने के लिए कि बदलाव अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे हमारी आदतों में घुलता है। और फिर एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं। रात अब बहुत गहरी हो चुकी है। अगर आपकी पलकों पर बोझ है तो उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। यह कहानी अब उसी बोझ के साथ आगे बढ़ेगी। मोहन के जाने के बाद गांव की जिंदगी वैसी ही चलती रही जैसे वह हमेशा से चलती आई थी। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई अचानक खालीपन नहीं, बस एक धीमी कमी। जो लोग हड़प्पा से आए थे उनकी यादें अब बच्चों की कहानियों में बदल चुकी थीं। वे कहते, कभी यहाँ बहुत बड़े शहर थे, लेकिन अब कोई यह नहीं पूछता था कि वे शहर क्यों नहीं रहे, क्योंकि सवाल अब जिंदगी के काम के सामने छोटा लगने लगा था। हर दिन खेतों में काम, पानी का इंतजाम और रात को थक कर सो जाना। सभ्यता अब शहरों में नहीं, दिनचर्या में बस गई थी। धरती अब थोड़ी सख्त हो चुकी थी। बारिश अब भरोसेमंद नहीं रही। कभी कभी 3-4 साल ठीक निकल जाते तो लोग फिर से उम्मीद बांध लेते। फिर अचानक एक सूखा साल आ जाता और सारी उम्मीद फिर चुप हो जाती। हड़प्पा के लोग शायद यही समझ गए थे कि हर चीज अपने समय पर खुद ही बदल जाती है। उन्होंने जमीन से ज्यादा जिंदगी पर भरोसा किया, इसीलिए वे जिंदा रहे। अगर वे शहर से चिपके रहते तो शायद कहानी अलग होती, लेकिन उन्होंने छोड़ना चुना। यह छोड़ना कमजोरी नहीं था, यह एक शांत फैसला था। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हमें कोई युद्ध नहीं दिखता, कोई लाशों का ढेर नहीं, सिर्फ एक खालीपन। और यह खालीपन इतिहास में बहुत कम मिलता है। अक्सर सभ्यताएं शोर में खत्म होती हैं। हड़प्पा खामोशी में बदल गया। कई पीढ़ियों के बाद जब लोग इन इलाकों में फिर से बसने लगे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पैरों के नीचे इतनी बड़ी कहानी सोई हुई है। वे उसी मिट्टी से ईंटें बनाते जिसमें पुरानी ईंटें दबी थीं। वे उसी पानी से खेत सींचते जिसके रास्ते कभी तय किए गए थे। बिना जाने वे उसी समझ को फिर से जी रहे थे। यही हड़प्पा की सबसे बड़ी विरासत थी। उसने कुछ लिखा नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन अपना तरीका छोड़ दिया। रात के इस समय जब हम यह सुनते हैं तो लगता है कि सभ्यताएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे रूप बदल लेती है, नाम बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन आदतें कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। हड़प्पा आज भी हमारे भीतर किसी न किसी रूप में जिंदा है। जब हम पानी बचाने की बात करते हैं, जब हम साफ शहर की बात करते हैं, तो शायद हम उसी पुरानी आवाज को दोहरा रहे होते हैं। बस हमें पता नहीं होता। रात और गहरी होती है, आसमान अब और पास लगता है, तारे अब भी वही हैं जैसे हजारों साल पहले थे। वे सब देख चुके हैं, शहरों का बनना, शहरों का बदलना। हड़प्पा उनके लिए एक छोटी सी झलक थी, लेकिन हमारे लिए एक पूरी कहानी। और अब यह कहानी धीरे धीरे अपने अंत की तरफ सरक रही है। रात अब अपने सबसे शांत हिस्से में पहुंच चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि समय रुक गया है तो वही इस कहानी की सही जगह है। अब हड़प्पा सिर्फ जमीन के नीचे नहीं था, वह समय के नीचे भी दब चुका था। लोगों की यादों से उसका नाम लगभग मिट चुका था।
नई पीढ़ियां नई परेशानियों में उलझी थीं। उनके लिए बीते हुए शहर कोई काम की चीज नहीं थे। वे नदी को देखते, लेकिन उसे एक पुराने दोस्त की तरह नहीं, एक बदलते साथी की तरह देखते। आज वह है, कल शायद न हो। इसी समझ के साथ वे जीना सीख चुके थे। कभी कभी कोई बूढ़ा आग के पास बैठकर कह देता, हमारे बुजुर्ग कभी बड़े शहरों में रहते थे। बाकी लोग सिर हिला देते। बस इतना ही, कहानी यहीं खत्म हो जाती। क्योंकि अब जिंदगी कहानी सुनने का इंतजार नहीं करती थी। उसे हर दिन खुद को दोहराना था। समय अपने साथ नई भाषाएं लाया, नई बोलियां, पुराने शब्द धीरे धीरे खो गए। हड़प्पा की लिपि जो कभी दीवारों पर लिखी गई थी, अब मिट्टी में घुल चुकी थी। कोई नहीं जानता कि उसमें क्या लिखा था। शायद पानी के बारे में, शायद मौसम के बारे में, शायद जिंदगी के बारे में, या शायद कुछ भी खास नहीं। क्योंकि हर सभ्यता हर बात लिखकर नहीं छोड़ती। कुछ बातें जीने के तरीके में छूट जाती हैं। हड़प्पा ने भी यही किया। उसने अपने जाने का कोई बड़ा निशान नहीं छोड़ा, न कोई आखिरी संदेश, न कोई चेतावनी, बस खामोशी। और यह खामोशी इतनी गहरी थी कि सदियों तक कोई उसे सुन नहीं पाया। जब पहली बार इन जगहों को फिर से देखा गया तो लोग हैरान रह गए। इतनी पुरानी, इतनी शांत, इतनी व्यवस्थित, जैसे किसी ने शहर को सलीके से समेटकर रख दिया हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं। यह देखकर लोगों को एक अजीब सा सुकून मिला, क्योंकि यह साबित करता था कि सभ्यता सिर्फ लड़ाई से नहीं चलती, वह समझ से भी चलती है। हड़प्पा ने समझ चुनी, और शायद यही वजह है कि वह आज भी हमें बेचैन नहीं करता। वह शोर नहीं करता, वह धीमे स्वर में हमसे बात करता है। कहता है, जो बदल रहा है उससे लड़ो मत। समझो, रात के इस समय ये बात और गहरी लगती है, क्योंकि रात खुद भी हर दिन बदलती है। अंधेरे से रोशनी तक, और फिर रोशनी से अंधेरे तक। कोई शिकायत नहीं, कोई रुकावट नहीं। हड़प्पा भी कुछ ऐसा ही था। आज जब हम अपने शहरों को देखते हैं तो हमें ऊपर से सब बहुत मजबूत लगता है, लेकिन भीतर सब कुछ लगातार बदल रहा है। शायद हड़प्पा हमें डराने नहीं आया था, वह हमें तैयार करने आया था, ताकि जब हमारी बारी आए तो हम घबराएं नहीं, हम समझ के साथ रास्ता बदल सकें। अब यह कहानी अपने आखिरी हिस्सों की और बढ़ रही है। रात अब लगभग थम चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि शब्द नींद के अंदर से आ रहे हैं तो वही सही है। यह कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव के पास है। अब हड़प्पा इतिहास की किताबों में भी बहुत देर से पहुंचा। हजारों साल तक कोई नहीं जानता था कि यह सभ्यता कभी थी भी। जमीन के ऊपर नई जिंदगियां उगाईं, नई खेती, नए गांव, नए रास्ते। पुरानी सड़कों के ऊपर नई पगडंडियां बन गईं। किसी को यह एहसास नहीं था कि वे किसी बहुत पुराने शहर के सीने पर चल रहे हैं। समय सब कुछ ढक देता है, केवल पत्थर नहीं, यादें भी। जब पहली बार लोगों ने ईंटों की अजीब सी कतारें देखीं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। यह ईंटें दूसरी ईंटों जैसी नहीं थीं। इनका आकार एक जैसा था, जैसे किसी ने नाप तौल कर सब कुछ बनाया हो। धीरे धीरे खुदाई हुई, मिट्टी हटती गई, और एक सोया हुआ शहर सांस लेने लगा। सीधी सड़कें, मजबूत घर, ढकी हुई नालियां। लोग चुप हो गए। इतनी पुरानी सभ्यता और इतनी समझदारी। कोई बड़ा मंदिर नहीं, कोई विशाल महल नहीं, फिर भी सब कुछ संतुलन में। जैसे यहाँ रहने वाले लोग दिखावे में नहीं, व्यवस्था में भरोसा करते थे। जब यह सब दुनिया के सामने आया तो सवाल फिर उठे, यह सभ्यता क्यों खत्म हुई? लोगों ने अपने अपने जवाब दिए। कोई बोला नदियां सूख गईं, कोई बोला मौसम बदल गया, कोई बोला लोग बाहर से आए। लेकिन कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि हड़प्पा ने अपना अंत किसी एक कारण में नहीं बांधा। वह एक कहानी नहीं, एक प्रक्रिया था। धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी, कदम दर कदम। ये बात शायद सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि इसमें किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता, न किसी राजा को,
न किसी दुश्मन को, बस परिस्थितियां, और परिस्थितियां कभी किसी से पूछकर नहीं आती। रात के इस समय ये बात और साफ महसूस होती है। हम भी अपनी जिंदगी में कितनी चीजें धीरे धीरे बदलते देखते हैं, एक दिन में नहीं, सालों में। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि सब कुछ कब बदल गया। हड़प्पा हमें यही एहसास दिलाता है कि बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, वह धीमे कदमों से हमारे आसपास घूमता रहता है। और जब हम उसे पहचानते हैं तब तक हम खुद भी थोड़े बदल चुके होते हैं। आज जब हम इस सभ्यता को देखते हैं तो हमें उसका अंत नहीं, उसकी सोच ज्यादा दिखाई देती है। पानी को संभालना, शहर को साफ रखना, संतुलन में जीना, ये सब आज भी उतने ही जरूरी हैं। हड़प्पा हमसे कोई डरावनी बात नहीं करता, वह धीरे से हाथ पकड़ता है और कहता है, ध्यान से देखो समय कैसे बदलता है। रात अब लगभग पूरी तरह शांत हो चुकी है। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो उन्हें बंद ही रहने दीजिए। यह आखिरी हिस्सा किसी मोड़ की तरह नहीं आएगा, यह बस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यह कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है। हड़प्पा अब पूरी तरह हमारे समय में आ चुका था। खुदाई से निकले शहर, किताबों में पहुंचे, फिर वीडियो में, फिर कहानियों में, लेकिन असल हड़प्पा अब भी ईंटों में नहीं, उस खामोशी में था जो उन शहरों से उठती थी। लोग जब उन खंडहरों के बीच खड़े होते तो ज्यादा बातें नहीं करते। वहां खड़े होकर आवाज अपने आप धीमी हो जाती है, शायद इसलिए क्योंकि वह जगह चीखना नहीं सिखाती, सोचना सिखाती है। हड़प्पा आज भी हमें यह नहीं बताता कि वह कैसे खत्म हुआ, वह यह भी नहीं कहता कि उसने गलती कहाँ की। वह बस अपने होने का सबूत छोड़ देता है, जैसे कह रहा हो, हम थे, हमने जिया और फिर हम बदल गए। ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसी में उसकी गहराई है, क्योंकि ज्यादातर सभ्यताएं अपने अंत को किसी कहानी में बांध देती हैं। हड़प्पा किसी कहानी में नहीं बंधा, वह समय में खुल गया। उसके लोग कहीं और बस गए, उनकी संतानें नई जिंदगियां जीने लगीं। पुराना शहर पीछे रह गया, लेकिन आदतें पीछे नहीं रहीं। पानी की कद्र, साफ रहने की समझ, नाप तौल का संतुलन, ये सब धीरे धीरे अलग अलग रूपों में हम तक पहुंचते रहे। शायद इसीलिए हड़प्पा कभी पूरी तरह मरा नहीं, वह नाम के बिना भी जिंदा रहा। रात के इस समय जब आप यह सुन रहे हैं तो शायद आपको भी अपने आसपास की चीजें थोड़ी अलग लग रही हों। आपका कमरा, आपका घर, आपकी सड़क, सब कुछ आज जैसा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये बात डराने वाली नहीं है। हड़प्पा डर नहीं सिखाता, वह स्वीकार करना सिखाता है कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है और बदलाव से भागना नहीं, उसके साथ चलना ही असल समझदारी है। हड़प्पा के लोग यही समझ गए थे, इसलिए उन्होंने तलवार नहीं उठाई, दीवारें ऊंची नहीं की, उन्होंने रास्ता बदला। और यही वजह है कि आज हजारों साल बाद भी हम उनकी बात सुन रहे हैं। अगर वे लड़कर मिट गए होते तो शायद सिर्फ एक युद्ध की कहानी रह जाती, लेकिन उन्होंने खामोशी चुनी, इसलिए पूरी सभ्यता एक सवाल बन गई। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर दौर अपने तरीके से देता है। आज का दौर भी अपना जवाब खुद ढूंढ रहा है। रात अब अपने आखिरी पहर में है, शब्द धीरे धीरे और हल्के हो रहे हैं। इस कहानी का भी अब कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। हड़प्पा अपनी बात कह चुका है, वह नदी की तरह आया, नदी की तरह बदला और नदी की तरह कहीं और बह गया, और हम किनारे खड़े होकर बस उसकी आवाज सुनते रह गए। इसी शांत एहसास के साथ यह कहानी यहाँ पूरी होती है। अब आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कोई सवाल पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, बस नींद को आने दीजिए, क्योंकि हड़प्पा की तरह नींद भी कभी अचानक नहीं आती, वह भी धीरे धीरे आती है और सब कुछ अपने साथ सुला ले जाती है।